नमस्कार, स्वागत है आपका। साथों में आपके हाना पुंज और बात करेंगे आज दिल्ली यानी कि देश की राजधानी, क्योंकि दिल्ली के दंगल का इतिहास आज बदलेगा या नहीं, इसकी बात आपको एशियन न्यूज पर लगातार बताएंगे। दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और आज की अगर बात करें, अभी 9:04 हो रहे हैं, अभी तक सिर्फ बैलेट पेपर की गिनती पूरी हो चुकी है। और इसमें अगर जानकारी आपको दे दे, अपडेट आपको बता दे, तो बीजेपी अभी तक आगे चल रही है, लेकिन उसी के साथ ईवीएम की गिनती शुरू हो चुकी है। यह भी आपको जानकारी दे, आप सभी जानते हैं 5 फरवरी को आप मतदान करने के लिए गए थे। दिल्ली की 70 सीटों की अगर बात करें तो लगभग 60% मतदान हुआ है। काउंटिंग से कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री से अगर बात की थी, जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनसे बात की थी कालका जी सीट से। अगर आम आदमी पार्टी की आतिशी से अगर बात की थी तो उन्होंने कहा था यह बहुत सामान्य बात है कि यहां पर जो केजरीवाल की सरकार थी या जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वही दिल्ली में काबिज रहेगी। और देखना होगा अब कि दिल्ली में इस बार वो सत्ता में वापस आ पाती है या नहीं, या फिर लंबे समय से सत्ता से पीछे रही जो कमल है, बीजेपी का कमल है, वो दिल्ली यानी देश की राजधानी से जब इतने सालों से पीछे रहा है, वो अब यहां कमल खिलता है या नहीं। या कांग्रेस की पार्टी जो खाता तक नहीं खोल पा रही है पिछली बार, इस बार खाता खोल पाएगी या नहीं। ये जो हम आपको चेहरे दिखा रहे हैं, ये वही चेहरे जो हमेशा दंगल करते हैं, ये वही चेहरे हैं जो हमेशा एक दूसरे पर पलटवार करते हैं, या ये कह सकते हैं ये हर एक पार्टी के बड़े फेस है। दिल्ली के दंगल में सबसे बड़े चेहरे अरविंद केजरीवाल। टॉप सीटें मैं आपको बता दूं कौन कौन सी टॉप सीटें हैं जहां पर पूरी दिल्ली की यानी कि पूरे देश की आप कह सकते हैं नजरें रहने वाली है, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली का ये चुनाव है। दिल्ली के दंगल की अगर हॉट सीटों की बात करें तो आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल के सामने बीजेपी के प्रवेश वर्मा खड़े हैं, संदीप दीक्षित कांग्रेस की तरफ से खड़े हुए हैं। जंगपुरा से आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया लंबे समय से आगे रहते हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, शिक्षा मंत्रालय इनके पास रहा है। लेकिन पिछले दिनों जिस हिसाब से यहाँ पर लगातार आम आदमी पार्टी फंसती आ रही है, क्योंकि इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, देखना होगा कि उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। लगातार बीजेपी के ऊपर जो ईडी सीबीआई उनकी जेब में है, ये आरोप विपक्ष उन पर लगाता रहा है। क्या उसके बावजूद कमल खिल पाएगा देश की राजधानी दिल्ली में? हल्का लांबा राष्ट्रीय नेता है कांग्रेस के, ये बड़े बड़े चेहरे हैं जो यहाँ पर अब आपको देखने को मिलेगी। चुनावी दंगल में है, सियासत कितनी बदलेगी या नहीं बदलेगी, ये देखना बेहद जरूरी हो जाता है। एक और जानकारी, अरविंद केजरीवाल जो कि यही संयोजक है आम आदमी पार्टी के, अब दिल्ली की सियासी रणभूमि में मतगणना चुकी शुरू हो चुकी है। राजधानी में सरगर्मियां चरम पर है, स्क्रीन पर नंबर तेजी से बदल रहे हैं। रिपोर्टर्स लाइव यहाँ पर आपको हमको और आपको अपडेट दे रहे हैं, और चूंकि हम आपको लगातार यहाँ पर तस्वीर दिखा रहे हैं, लगातार यहाँ पर जो है अब जितने भी आंकड़े हैं वो बदलते रहेंगे। आपको बता दें बैलेट की गिनती खत्म हो चुकी है, लेकिन इसी में बीजेपी आगे है। मुख्यमंत्री आतिशी की बात करें कालका जी सीट की, तो वो भी यहाँ पर बताया जा रहा था कि यहाँ पीछे चल रही थी, लेकिन दिल्ली में सभी 70 सीटों पर रुझान आने शुरू हो चुके हैं। लगातार आपको बता दें आंकड़े आपको बदलते हुए दिखाई देंगे। रुझानों में दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने इस बार खाता खोल लिया है। आम आदमी पार्टी 26 सीटें, जहां पर आम आदमी पार्टी का पूरा दबदबा देश की राजधानी पर रहता है, और महज 26 सीटें अभी तक बताया जा रहा है कि उनके पास आने की संभावना है, लेकिन बहुत शुरुआती रुझान है। दिल्ली बहुत छोटी सी है, 11 साढ़े 11 यहाँ हद मार के आप मान लीजिए 12 बजे तक बिल्कुल पिक्चर क्लियर सामने आ जाती है। हमारे सहयोगी सतिंदर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतिंदर, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट आपके पास है, क्योंकि दिल्ली के अलावा पंजाब ही एक ऐसा राज्य है जहां पर आम आदमी पार्टी कुछ कर पाई थी, लेकिन दिल्ली में पिछड़ते हुए दिखाई दे रही है। हाँ, यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि दिल्ली का जो हाल है अब की बात में बहुत बुरा होने वाला है। जहां तक जो हमारे पास अपडेट्स हैं, हमारे रिपोर्टर्स जो ग्राउंड लेवल पे खड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि दिल्ली में इस समय बीजेपी का दांव चलने वाला है। और पंजाब में हालांकि देखा जाए तो सिर्फ दिल्ली के अलावा पंजाब ही एक ऐसा स्टेट है जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार थी। लेकिन देखना अब ये होगा कि दिल्ली में क्या चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे। लेकिन अभी तक के जो अपडेट्स हैं उसमें दिल्ली के जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे वो मनीष सिसोदिया है या जो भी, मनीष सिसोदिया की अगर हम बात करें तो अभी वो 15,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं, और भी केजरीवाल पीछे चल रहे हैं, आशीष सिंह पीछे चल रहे हैं। यानी कि इनके जो भी बड़े नेता थे वो सभी बड़े नेता जो है ना इस समय दिल्ली में पीछे चल रहे हैं। लेकिन बीजेपी की बात करें तो इस समय बीजेपी 44 सीट लेके आगे चल रही है, और 25 सीट पर सिर्फ आम आदमी पार्टी चल रही है, और कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर चल रही है।
हालांकि अगर बात की जाए दिल्ली की, तो दिल्ली में आने वाले समय में 11 बजे तक ये तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि किसकी सरकार बन रही है। लेकिन मैं यहाँ पे ये बता दूं कि कल मैंने पंजाब के कई चेयरमैन और कई बड़े आम आदमी पार्टी के नेताओं से बात की थी, तो उन्होंने कल ही हाथ खड़े कर दिए थे कि भाई हमने कोई प्रोग्राम नहीं करना, कोई मीटिंग नहीं करनी है, क्योंकि दिल्ली का रिजल्ट सामने दिखाई दे रहा है। और उन्होंने अपनी हार जो है, पंजाब में आम आदमी पार्टी के जो बड़े कई नेता थे, उन्होंने कल ही अपनी हार को स्वीकार कर लिया था। तो ऐसा क्यों है कि आम आदमी पार्टी को लगता है कि वो हार ही जाएंगे? क्योंकि इसमें कई बहुत सारे रीजंस है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के इस बार विरोध बहुत ज्यादा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए थे कहीं ना कहीं उन वादों पे पूरा नहीं उतर पाई। जैसे अगर हम बात पंजाब की करें, तो पंजाब में उन्होंने महिलाओं को 1,000 रुपए देने की बात की थी, लेकिन वही उन्होंने दाव दिल्ली में खेला कि दिल्ली में 2100 रुपए हम महीना उनको महिलाओं को देंगे। लेकिन लोगों का सवाल यही था कि आपने पंजाब में जो वादा किया था, और वो पंजाब में अभी तक आप पूरा नहीं कर सके, 3.5 साल हो गए हैं, तो आप दिल्ली में उस वादे लेकिन दिल्ली में देखिए, नहीं सतिंदर, ऐसे नहीं हो सकता है। दिल्ली में अगर इतने सालों में वादे पूरे नहीं होते तो लंबे समय से केजरीवाल की सरकार नहीं होती। 2013 में 49 दिन के लिए ही सही बेशक, लेकिन उसके बाद भी जब 2015 में यहाँ पर चुनाव हुए तभी भी दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को चुना। उसके बाद फिर 2019 में तभी भी केजरीवाल को चुना। अब फिर 2025 की, माफ कीजिएगा 2020, फिर 2025 की बात करें तो क्यों ऐसा लगता है लंबे समय से केजरीवाल वादे पूरे कर रहे थे, तभी तो यहाँ पर केजरीवाल को दिल्ली की जनता चुन रही थी। देखिए, मैं अंदा यह बताना चाहूंगा कि ना कि दिल्ली में पहले भी अगर देखी जाए तो सेंट्रल में पहले कांग्रेस की काफी लंबे समय तक सरकार रही है। हाँ। लेकिन बदलाव लोगों को चाहिए। जिस तरीके से देखा जाए कि पंजाब में पहले वो कांग्रेस की अकाली दल बीजेपी की सरकार रही है, तो लोगों को बदलाव चाहिए था। दिल्ली में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार रही है, उनके जो वादे थे कि हमें सबसे पहले लोगों को साफ पानी देंगे, हम यमुना नदी को साफ करवाएंगे, स्कूल्स के काम करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये वादों पे आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल इन वादों को पूरा नहीं कर सके, पिछड़ते नजर आए। यमुना की अगर बात करें तो वो तो पूरा खाका खींच देते हैं, इसमें तो कोर्ट की एंट्री हो चुकी है। पूरे अगर वो बात करते हैं, अगर यमुना पे आकर बात करते हैं कि आप कह रहे हैं कि वादे नहीं पूरे कर सके, तो यमुना से इतर, पहले तो यमुना का मैं क्लियर कर दूं पिक्चर, यमुना के ऊपर वो बीजेपी के जो है ठीकरा फोड़ देती है। अगर शिक्षा की बात करें तो केजरीवाल अच्छा काम करती है। सड़कें देखें, सुगम व्यवस्था है। पार्क अगर देख ले, बहुत अच्छे से उन्होंने काम किया। थोड़ा ही समय हुआ यहाँ पर निगम में उन्हें आए। और उससे अगर हट के बात करें तो मार्केट में अच्छा प्रबंध है उनका, तो यहाँ पर क्यों नहीं केजरीवाल की सरकार दोबारा आ सकती है। लेकिन अब शुरुआती रुझान में आपको बता दूं सतिंदर, एक बारी बैलेट पेपर की चूंकि गिनती पूरी हो चुकी है, अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है ये पीछे चल रही है। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वादे पूरे ना होना एकमात्र वजह नहीं हो सकती है, इसके पीछे और भी वजह हो सकती है, क्योंकि लंबे समय से यहाँ पर केजरीवाल जो है अपना दबदबा दिल देश की राजधानी पर बनाए हुए थे। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अनिल जुड़े हुए, उनसे बात करते हैं। अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बात आपसे जानना चाहेंगे, दिल्ली में खाता खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे? बैलेट पेपर में अगर देखें तो एक सीट आपके शुरुआती रुझान है, आपके पास एक सीट आती हुई दिख रही है। देखिए आना जी, हमारी जो एक सीट आगे चलती है, उसकी बजाय अगर आप सिनेरियो देखें तो कांग्रेस जो 5-7% पे थी, इस बार लगभग 20% पर वोट हमारी रहेगा, 20% वोट हमें मिलेंगे। दूसरी बात देखिए कि आपकी जो हार 5-7% से ऊपर आई है सर, ये 0 सीटों से आई है, 0 से 1 पे आ गए, ऐसा समझू? देखिए 0 से 1 पर आए हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण मसला इसमें यह है आना जी कि दिल्ली में जब एक अन्ना का बड़ा आंदोलन हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने उसको प्रायोजित किया, हमारी सरकार थी, फिर भी हमने उसको कुचला नहीं, क्योंकि हम लोकतंत्र को जीतना जरूरी समझते हैं। उस आंदोलन से भ्रष्टाचार के विरुद्ध उपजी एक पार्टी जिसने कांग्रेस को बहुत बदनाम किया भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर, अब सर्वाधिक भ्रष्टाचार के आरोप उसी पार्टी पर है। इससे जनता का मुंह भंग हुआ। कौन सी पार्टी है जिसने बदनाम किया? आप और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर। अच्छा, कैसे बातें करते हैं सर? आम आदमी पार्टी आपके साथ इंडिया अलायंस में है, बदनामी गठबंधन के अंदर बैठ के ले रहे हैं। देखिए हमारे साथ इंडिया अलायंस में इसलिए है कि देश विरोधी ताकतों को, जो अंग्रेजों की तरफ फूट डालो, देश विरोधी ताकतें जितनी भी हैं, क्या सर देखिए ये आप गलत कह रहे हैं। देश विरोधी ताकतें, जितनी देश विरोधी ताकतें आप कह रहे हैं कि भाई हमारे साथ हमें बदनाम कर रहे हैं, उन्हीं बदनामी जो आपके कर रहे हैं उसको एक ही घर में बैठाकर देश में यहाँ पर राजनीति चला रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं सर?
देखिए आना जी, इस विषय को बहुत सूक्ष्मता से समझने की आवश्यकता है। जी जी जी। कि देखिए, मैंने जैसा पहले कहा कि आपका भ्रष्टाचार के विरोध में और भारतीय जनता पार्टी ने बी टीम के रूप में उसका उदय किया ताकि कांग्रेस को बदनाम कर सके, केंद्र में सत्ता में बैठ सके। धीरे धीरे इनके बीच दूरियां आई और भारतीय जनता पार्टी जैसा हमेशा करती है कि वो उन्हीं दलों को जिनको सहयोगी बनाती है या जिनका उदय करवाती है कांग्रेस को डैमेज करने के लिए, उनको खाना शुरू कर देती है। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने फिर नीति अपनाई और भारतीय जनता पार्टी देश में जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को, पॉलिटिकल पार्टीज के सिंबल छीन लेना, ईडी आईटी का दुरुपयोग करना और उनके खाते सीज कर देना, ये सब जो चीजें की, उससे जितने लोग भारतीय जनता पार्टी को देश में रोकना चाहते थे, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना चाहते थे, संवैधानिक संस्थाओं और सेंट्रल एजेंसीज को बचाना चाहते थे, वो एक मंच पर आए। एक बात अनिल सिंह जी, आपसे एक छोटा सा अपडेट चाहूंगी यहाँ पर छत्तीसगढ़ की जनता के लिए और देश की जनता के लिए, कहां कहां किस किस राज्य में कांग्रेस की सरकार है? देखिए, अभी हम निश्चित रूप से कम राज्यों में हैं। नहीं, फिर भी नहीं जानना चाहती हूँ, मैं मानती हूँ कम राज्यों में, लेकिन कौन कौन से राज्य में सर? देखिए, हम हिमाचल में हैं, कर्नाटका में हैं, और उसके अलावा तो हम मेरे ख्याल से और किसी स्टेट में नहीं है, अलायंस में है कुछ स्टेट्स में। लेकिन तो यहाँ पर दिक्कत नहीं आई थी ईवीएम की, यहाँ पर ईडी सीबीआई की दिक्कत नहीं आई थी, यहाँ पर ईवीएम की चोरी नहीं हुई थी? देखिए आना जी, इसी विषय को तो समझने की जरूरत है। अच्छा। छत्तीसगढ़ की पूरी जनता इस बात को जानती है कि 2018 में जब इलेक्शंस हुए और उसके बाद उपचुनाव हुए, हम 72 सीटों पे काबिज हो गए। 90 में से 72 सीटें हमारे पास थी। उसके बाद भी कांग्रेस ने कहा कि जो हमसे ज्यादा तकनीकी में विकसित राज्य देश हैं, वो कहीं ना कहीं जब बैलेट पेपर पे आ गए हैं तो हमको बैलेट पेपर पे आना चाहिए। उतनी बड़ी ऐतिहासिक जीत के बाद भी छत्तीसगढ़ के सारे कांग्रेस नेताओं ने लेकिन बैलेट पेपर की मैं बता दूं आपको, देश की राजधानी दिल्ली में अगर बैलेट पेपर का अपडेट देखें तो बीजेपी को आगे कर दिया है। जो बीजेपी हमेशा नाखुश रहती है बैलेट पेपर से यहाँ चुनाव लड़वाने में, जो बीजेपी हमेशा ये कहती है कि कहती क्या है, ये देखने को भी मिलता है कि बैलेट पेपर अगर हम आगे ले आते हैं तो बीजेपी जीतती नहीं है, खाता भी नहीं खोल पाती। यहाँ पर वही दिल्ली, देश की राजधानी में बीजेपी आगे चल रही है। देखिए आना जी, सवाल जीत और हार का नहीं है। अच्छा। सवाल संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग की विश्वसनीयता का है। सवाल इस बात का है कौन जीतेगा या कौन हारेगा नहीं है। सवाल इसका है कि क्या लोकतंत्र बचेगा, क्या लोकतंत्र जीतेगा या लोकतंत्र हार जाएगा। तो ये देखिए, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन सा धार्मिक उन्माद है, कौन सा लोगों को बदनाम किया जा रहा है, विपक्ष पर कितने प्रहार हो रहे हैं, वो जनता को डिसाइड करने दीजिए। मैं उस विषय पे नहीं आना चाहता। जनता उस पर जो निर्णय करेगी वो सिरोधार्य है। हमें, हम लोकतंत्र की आवाज उठाते रहेंगे। हमें डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन को सेव करना है। हम अपने मूल्यों पर चुनाव लड़ते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा, 2014 से पहले जब देश को पूरी तरह अन्ना आंदोलन के बाद बदनाम किया जा रहा था कांग्रेस को, उस समय भी हमने डेमोक्रेसी को कुचलने का प्रयास नहीं किया। और हमने डेमोक्रेसी को नहीं कुचला, उसी की बदौलत देखिए आप कि अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के सीएम, एक तथाकथित चाय वाला देश का प्रधानमंत्री, एक जिसके ऊपर राउडी की कार्रवाई हुई देश का गृह मंत्री। ये इसी का परिणाम है कि कांग्रेस ने आजादी के बाद से लोकतंत्र को बचाए रखा। और देखिए, लोकतंत्र से समझौता नहीं करना बचा पाती है। बार बार इल्जाम लग जाते हैं यहाँ पर। नहीं अनिल जी, अपनी पार्टी को मैं मानती हूँ देश को बचा के रखा। मैं ये भी मानती हूँ कांग्रेस की पार्टी ने 70 सालों में बिना किसी यहाँ पर आपके साथ बहस किए, बिल्कुल ये बात मानती हूँ। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हर पार्टी अगर सत्ता में आती है तो देश के लिए करती है, देश की जनता के लिए करती है। और हमें डेवलपमेंट अगर भारत की हुई है तो कांग्रेस का एक बहुत बड़ा इसमें हाथ है। लेकिन उससे इतर भी मैं आपको ये वाली बात बता दूं, अपनी पार्टी को संभालने में हमेशा यहाँ पर दिक्कत रहती है। कांग्रेस को हमेशा इल्जाम लग जाते हैं कि भाई हमारी पार्टी के जो जितने भी विधायक है, यहाँ सांसद है, इनको खरीदा जा रहा है, अपनी पार्टी को नहीं बचा पा रही है। क्यों, ऐसा क्यों है? देखिए आना जी, सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है। आप अगर पूरे समूचे विपक्ष को देखें, चाहे आप महाराष्ट्र चले जाएं, चाहे दूसरे राज्यों में चले जाएं, गोवा में देख लें, मध्य प्रदेश में जब हमारी सरकार चुनी गई थी उसके बाद आपने तस्वीर देखी। समस्या इस बात की है कि कौन सी ऐसा राजनीतिक दल है जो लोकतंत्र को हाशिए पर रखकर 400 से ज्यादा विधायकों और सांसदों की मंडी लगा दिया देश में। और क्या लोकतंत्र इस तरह से खतरे में नहीं आएगा? क्या दल बदल कानून को और ज्यादा स्ट्रांग करने की जरूरत नहीं है? क्या जनता को अब ये नहीं समझना होगा कि संवैधानिक संस्थाओं और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके डेमोक्रेसी को खत्म किया जा रहा है? देखिए, सरकारें बदलती रहती है, डेमोक्रेसी बदलती है। थोड़े से उदाहरण नहीं अनिल जी, थोड़े से उदाहरण देके बताइए, जनता समझे कैसे वो कांग्रेस को ये समझे कि भाई कांग्रेस की सरकार अगर आती है तो भाई हमारे लिए अच्छा काम करेगी, कांग्रेस की सरकार अगर आती है तो हमारे लिए कुछ हो पाएगा। ये जनता कैसे समझे? क्योंकि आपकी अपनी पार्टी में इतना द्वंद है, आपस में सारे लड़ते रहते हैं, बिक जाते हैं।
देखिए आना जी बहुत छोटा सा उदाहरण है उसका। आप शास्त्री जी को देख लीजिए, जब रेल दुर्घटना हुई उन्होंने रिजाइन किया। आप हाँ, मनमोहन बिल्कुल। सिंह जी पे आ जाइए, उनके कैबिनेट के 2 मंत्रियों कनिमोझी जी और ए राजा पर आरोप लगे, वो हाँ। जेल भी गए, कहीं भी सरकार ने उनको सेफ नहीं किया। देखिए न्यायालय से वो छूट गए अलग विषय है, आज न्यायालय से वो बरी हो गए, लेकिन क्या तत्कालीन केंद्र सरकार ने अपने 2 मिनिस्टर्स को सेव करने की कोशिश की? नहीं की। उसके बाद मीडिया ने भी खूब चलाया, आप सबके चैनलों पे भी चला कि कैग घोटाला, कैग ने कहा कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, स्कैम हुआ है, 2G स्पेक्ट्रम हुआ है। आज न्यायालय ने उनको बरी कर दिया। सवाल इस बात का है कि क्या न्यायालय के ट्रायल या कानून की प्रोसीडिंग में ये हमने व्यवस्था को रोका? आप आजादी के बाद से आज तक देख लीजिए, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन आज क्या तस्वीर है, आप एक विधायक से सत्ताधारी दल के, भारतीय जनता पार्टी के सवाल पूछ लीजिए, चैनलों पे कार्रवाई हो रही है, मीडिया समूहों पे कार्रवाई हो रही है, उनको खरीदा फरोख्त किया जा रहा है। एनडीटीवी से लेके कई चैनल और कई मीडिया समूह बर्बाद हो गए। उसी तरह आप देख लीजिए, कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनको तोड़ दिया गया, कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनके सिंबल छीन लिए गए। ये काम कांग्रेस ने नहीं किया। अगर किया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती कि लोकतंत्र में इस तरह से अभिव्यक्ति की आजादी होती। सर या इस तरह आपके लिए बड़ी खुशखबरी मैं दे दूं, बादली सीट से कांग्रेस को बढ़त है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको मैं दे दूं कि अब बादली सीट से कांग्रेस को बढ़त मिल रही है। लेकिन फिर भी यहाँ अभी भी जो है खाता वही है एक पर। राजेंद्र कानूनगो जी हमारे साथ जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक हैं ये। सर आपसे जानना चाहेंगे क्यों ऐसा है? क्या आपको लगता है दिल्ली के रुझानों में जो हमें लग रहा है, जो अभी तक शुरुआती रुझान है उसको देखकर लग रहा है सरकार बीजेपी की बनने वाली है? बिल्कुल 20 सीटों का फर्क है। हाँ। कांग्रेस 44 पर बढ़त में है और जो आप पार्टी है वो कांग्रेस है सर 24 बीजेपी। में सर बीजेपी बढ़त हासिल कर सर रही है। माफ आवाज कीजिएगा आ रही है सर, मेरी आपको बीजेपी। मैडम? हाँ मेरे को आ रही है, लेकिन आपने कहा कांग्रेस 44 पर बढ़त है, मैं कह रही हूँ बीजेपी सर। बीजेपी की सरकार बनने की ज्यादा संभावनाएं हाँ। दिख रही हैं, हाँ। क्योंकि बीजेपी ने सुव्यवस्थित तरीके से और बहुत रणनीति बना करके चुनाव प्रचार किया था। बीजेपी के मंत्री लोग, बीजेपी के कई सांसद चुनाव में उतरे हैं और घर घर जाकर के दस्तक दी है। दूसरा, उन्होंने जो वादे किए हैं वो भी एक महत्व रखते हैं, जैसा कि पूरे दूसरे प्रदेशों में बीजेपी ने वादे किए हैं। लगभग उसी प्रकार के वादे जो जिसको कहा जाए कि ये मुफ्त में देंगे, वो मुफ्त में देंगे, उस प्रकार के वादे किए हैं। और जनता आज यही चाहती है कि हमको जो भी है अब जेब से पैसा खर्च ना करना पड़े, हमको सरकार सब कुछ मुफ्त में दे दे। लेकिन ये भोली भाली जनता यहाँ पर यह भी नहीं जानती है कि सरकार के पास कोई पेड़ पैसे का नहीं उगा है। हाँ। वो टैक्स से ही वसूल करी गई और उसी जनता को, जिसमें आप और हम भी शामिल हैं, टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि ये रेवड़ी कल्चर है। लेकिन जनता इसको नहीं समझेगी और वर्तमान स्थिति को देखते हुए तो भारतीय जनता पार्टी ने जो वहां पर खेल रचा है उसमें बीजेपी की सरकार बनने की संभावना है। ठीक है, हमारे साथ राजेंद्र जी, क्योंकि देखिए आप ये तमाम बातें बता भी रहे हैं और आम आदमी पार्टी की यहाँ पर चीजें भी बता रहे हैं कि रेवड़ी कल्चर वगैरह, लेकिन हमारे साथ आम आदमी पार्टी के ही रमाकांत पटेल जी भी जुड़ चुके हैं। रमाकांत जी, बात करूं आपसे रिजल्ट के बाद, क्या लग रहा है? आप देखते जाइएगा, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। दिल्ली के लोगों को जो सुविधाएं अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में मिली हैं, वो देश में कहीं पर भी नहीं मिली हैं। उसी सुविधाओं के बारे में राजेंद्र जी बता रहे थे कि रेवड़ी कल्चर है, टैक्स से ही आखिरकार जाता है। तो अगर शिक्षा देना रेवड़ी कल्चर है तो यही सही, इलाज की व्यवस्था करना रेवड़ी कल्चर है तो यही सही, लोगों के बिजली के बिलों में, महंगे बिलों में राहत देना रेवड़ी कल्चर है तो यही सही। और ये लोग क्या करते हैं, और जो आप लोगों की पार्टी में नहीं, ये आपने ये छोड़ दिया, जो आप लोगों की पार्टी के सामने उतरते और उसी कल्चर को अपनाते हुए वो वादे करते हैं, तो भी ये रह गया सर। तो मैं ये बोल रहा हूं कि ये लोग तो विरोध कर रहे थे ना, प्रधानमंत्री जी विरोध कर रहे थे, पूरे देश भर के तमाम राजनीतिक दल जो भाजपा कांग्रेस के हैं, ये लोग इस कल्चर का विरोध कर रहे थे। हाँ। इनके पास क्या मुद्दा था? बाद में ये आए, बोले कि जो अरविंद केजरीवाल जी जन कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं हम भी जारी रखेंगे। तो लोग असली को चुनेंगे, नकली को नहीं चुनेंगे। लोग समझदार हैं, निश्चिंत रहें, लोग असली को चुनेंगे। तो बात करूं, मतलब अभी तक अगर मैं आपको बता दूं, शुरुआती रुझान जो कि हम दिखा भी रहे हैं, हमारे साथ लगातार एशियन न्यूज लगातार ये सारे अपडेट दे रहा है, वहीं पर अभी तक जो शुरुआती रुझान है 28 है आपके पास, 47 बीजेपी, और खाता खोल लिया है कांग्रेस।
ये 1% भी नहीं है वोटर नहीं, जिनकी ये तो हम बहुत, काउंटिंग देख लेकिन रहे सर हैं, ज्यादा 1% समय नहीं है, भी 2 घंटे देख, मैं मान रही हूँ 2 घंटे बहुत बड़ा समय है। अगर रुझानों की बात करें 11 साढ़े 11 बजे तक पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, लेकिन शुरुआती रुझान में ऐसा क्यों होता है? हमेशा अगर शुरुआती रुझान की बात करें 2013, 2015, 2020, हमेशा शुरुआती रुझानों में ही आम आदमी पार्टी आगे होती थी। नहीं, आप देखते जाइएगा, निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, मजबूत सरकार बनेगी, मजबूत जनादेश वाली सरकार बनेगी, और भाजपा वाले देखते रह जाएंगे। तो टफ कंपटीशन तो नहीं है, ये कहा था केजरीवाल के सामने बहुत टफ कंपटीशन है इस बार। देखिए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की विधानसभा, नई दिल्ली विधानसभा पे 240 सांसद प्रचार कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी का। मतलब एक सांसद की जिम्मेदारी मात्र 4 से 5 हजार वोटर पे थी। इस प्रकार से पूरा तंत्र, पूरे देश भर की भारतीय जनता पार्टी की टीम, तमाम मुख्यमंत्री, तमाम सांसद, तमाम केंद्रीय मंत्री, तमाम राज्यों के मंत्री, विधायक, ये सारे दिल्ली में, नई दिल्ली विधानसभा में लगे हुए थे। तो कुछ तो दिखाई देगा ना आपको, बैलेट पेपर के मतदान में कुछ दिखाई देगा, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जब ईवीएम खुलेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आम आदमी पार्टी बड़ी तेजी से निकल के आगे आ जाएगी। ठीक है, हमारे साथ अनिल सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो आप पर इल्जाम लगा रहे थे कि आम आदमी पार्टी जो है भ्रष्टाचार भी करती है और हमारे खिलाफ भी रहती है, बीजेपी के संग भी रहती है। तो ये इल्जाम लग रहे थे आप, और फिर इंडिया अलायंस में आप कांग्रेस के साथ भी रहते हैं। देखिए, अब इनके भ्रष्टाचारों के बारे में मैं क्या बतलाऊं। देश के तमाम लोग बोलते हैं कि कौन कैसी पार्टी है। देश के लोग नहीं जानते हैं कि 2G क्या है, स्पेक्ट्रम क्या है, नेशनल हेराल्ड क्या है, तमाम तरह के घोटालों। मैं अभी उस पर जाना नहीं चाहता हूं। दिल्ली में कांग्रेस का खाता पहले भी नहीं खुला था, आगे भी नहीं खुलेगा। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, इनके भ्रष्टाचार पे चर्चा हम कभी और कर लेंगे। खाता तो खुलता हुआ दिखाई दे रहा है सर, एक सीट तो मुझे भी दिखाई दे रही है यहाँ पर उनकी। अभी मैं बतला रहा हूं, 1% भी मतदाताओं की अभी वोटों की गिनती नहीं हुई है। तो इस पे हम लोग राय बना ले, ये ठीक नहीं है। ठीक है, कांग्रेस से अनिल सिंह जी भी हमारे साथ है। अनिल सिंह जी, तमाम छोटे छोटे घोटालों पर नजर तो उन्होंने डाल दी है, लेकिन इस बार फिर भी आपको क्या लगता है? कांग्रेस की सरकार, देखिए बहुत लाजमी सी बात है, सच्चाई को एक्सेप्ट तो कर लीजिए, 1% 2% वोट से इतर आके कांग्रेस की सरकार तो आने नहीं वाली है दिल्ली में, लेकिन अब इसके बाद आप लोग क्या करने वाले हैं ये बताइए, और आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी यहां पर अब दिल्ली में सत्ता बना सकती है? देखिए आना जी, मैंने पहले भी कहा कि हमारा वोट प्रतिशत बढ़ेगा। दूसरी बात, हमारा जो शुरू से ध्येय रहा है इस देश की आजादी में, और कांग्रेस का इतिहास और आजादी का इतिहास एकदम पैरेलल है। और आजादी के बाद लोकतंत्र को स्थापित करने में कांग्रेस की जो भूमिका है सारा विश्व जानता है। हमारे पैरेलल जो कंट्री आजाद हुई, वो आज आप देख लीजिए उनकी स्थिति क्या है। अब दूसरी बात देखिए, कौन जीतेगा कौन हारेगा से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है कि डेमोक्रेटिक मूल्य जिंदा रहे, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जिंदा रहे। हम इस पे फोकस करते हैं। कैसे जिंदा रहेगा, कैसे पता लगेगा कैसे जिंदा रहेगा? उसी विषय पे आ रहा हूं, जो बात मैंने अधूरी छोड़ी थी। हाँ। अभी आप देखिए कि चाहे ब्रजभूषण शरण सिंह हो, चाहे टेनी मिश्रा हो, चाहे कितने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे आरोप लगे, सेबी प्रमुख पे आरोप लगे, लेकिन सरकार ने जांच तक कराना जरूरी नहीं समझा। हम तो नहीं कह रहे हैं कि किसी पे आप भ्रष्टाचार सिद्ध कर दो, जांच तो होनी चाहिए, जांच भी कराना जरूरी नहीं हुआ। किन उद्योगपति मित्रों को लाभ पहुंचाया गया, किस तरह का खेल चला, क्यों 40 लाख करोड़ रुपए हेयर कट और राइट ऑफ के नाम पे माफ हुए, कर्ज क्यों देश पर 200 लाख करोड़ का हुआ, क्योंकि आजादी के बाद से 54 लाख करोड़ का कर्ज था, 255 लाख करोड़ कैसे पहुंचा। हम इन मुद्दों के साथ जा रहे हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ये कौन सा खेल खेल रही है। भ्रष्टाचार और लोकपाल के नाम पर आपका उदय होता है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी उस आंदोलन को पूरा सपोर्ट करती है। अब ना लोकपाल का पता है ना भ्रष्टाचार का पता है। भ्रष्टाचार के जब आरोप लगते हैं तो उस पर जांच तक के लिए सरकारें तैयार नहीं होती। देखिए, हमारा फोकस इसी पर है कि देश का प्रधानमंत्री कहता है कि हिमंता बिस्वा शर्मा शारदा घोटाले का आरोपी है और 60,000 करोड़ का उसने घोटाला किया है। उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं और असम के मुख्यमंत्री बन जाते हैं और पीएम साहब उनको बगल में बिठा लेते हैं। तो देश के प्रधानमंत्री ने ऐसे कई उदाहरण देख लीजिए आप, नवीन जिंदल, अशोक चौहान, कितने आरोप नहीं लगे इन पर, और देश के प्रधानमंत्री ने लगाए, और वो सब भाजपा में शामिल होते गए। ऐसे 400 नेताओं की लिस्ट है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने या तो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए या खरीद फरोख्त किया। तो ये देखिए, ये चिंता का विषय है कि किस तरफ देश जा रहा है, और देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति, ये देश तो किस तरफ जा रहा है ये तो हम बिल्कुल स्वीकार करते हैं। देश, क्योंकि बीजेपी भी बताती है देश उन्नति की तरफ है, आम आदमी पार्टी बताती है कि देश आम आदमी पार्टी की तरफ है, लेकिन यह आपसे जानना चाहेंगे कांग्रेस किस तरफ है?
मैंने पहले भी कहा, कांग्रेस सिर्फ लोकतंत्र की तरफ है। हाँ। अगर हम सत्ता पर केंद्रित राजनीति करते, दूषित राजनीति करते, तो हम निश्चित रूप से संवैधानिक संस्थाओं को, केंद्रीय एजेंसियों का जो अभी भी बड़ा दुरुपयोग, देखिए छोटी मोटी चीजें हुई होंगी। वो एक शहर है कि हमने कुछ जो बागवान थे, हमने जिस बाग की रखवाली की उसमें कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, लेकिन हमने बगीचे को सुरक्षित रखा। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये कुचल रहे हैं, कलियों को कुचल रहे हैं, लोकतंत्र के मूल्यों को कुचल रहे हैं। लगातार आप देखिए कि किस तरह से राजनीतिक दलों को खत्म किया जा रहा है, विचारधाराओं पे अटैक हो रहा है, स्वतंत्र प्रेस मीडिया पे अटैक हो रहा है। ये हमने कभी ये वैल्यूज नहीं अपनाई। हमारा आज भी मानना है कि संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना। और आहना जी, आप देखिएगा, हमको अंग्रेजों को भी भगाने में थोड़ा समय लगा था। फूट डालो राज करो की उनकी नीति धीरे धीरे फेल हुई थी। हम फिर लगभग 100 के आंकड़े पे पहुंच गए हैं लोकसभा में, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज पंगु हो गई है। फिर देश समझेगा इस बात को कि हां, लोकतंत्र को बचाना है तो कांग्रेस के साथ जाना होगा। और दिल्ली में भी आप देखिएगा, कम से कम 3 से 4 गुना हमारा मत प्रतिशत बढ़ेगा। मैं सीटों की बात तो नहीं जानता, वो आप सब विश्लेषक लोग बताएंगे, लेकिन कम से कम 3 से 4 गुना हमारा मत प्रतिशत बढ़ेगा। और दिल्ली ही नहीं, पूरे देश की जनता इस चीज को समझेगी। विश्लेषक लोग बताएंगे। हमारे साथ राजेंद्र जी हैं। राजेंद्र जी, बता दीजिए, क्या कांग्रेस का हो सकता है, क्या आम आदमी पार्टी का हो सकता है? और अगर बीजेपी यहाँ पर सत्ता पर काबिज हो जाती है देश की राजधानी में, तो यह ऐतिहासिक हो जाएगा, क्योंकि बहुत साल हो चुके हैं कमल नहीं खिला है दिल्ली में। दिल्ली की जनता कमल से नाराज रहती है, वो नहीं चाहती है कमल झाड़ू मार देगी बेशक, लेकिन कमल नहीं खिलने देती है। देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी शक्ति लगा दी है अपनी, इस प्रतिष्ठा को का प्रश्न बना लिया है दिल्ली की विधानसभा के चुनावों को। लेकिन जो दिल्ली विधानसभा का चुनाव है, आप पार्टी ने इतने लंबे समय तक वहां राज कर लिया है, और उसके जो एंटी इनकम्बेंसी है वो भी आपके साथ जुड़ी हुई है। और दिल्ली ने जो बीजेपी ने जो वादे किए हैं, वो वादे भी वो ध्यान में रख रही है। और पिछले वादे जो आपने किए हैं और उसका कहां तक परिणाम उसके आए हैं, वो भी जनता जानती है। तो बीजेपी की सरकार बनने के अवसर बहुत ज्यादा हैं। उनका जो चुनाव है वो बहुत व्यवस्थित तरीके से हुआ है प्रचार, और घर घर जाकर के उन्होंने किया है, और उनके बहुत बड़े बड़े नेता और सांसद उसमें जुटे हुए थे। लेकिन यहाँ पर एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि दिल्ली विधानसभा का जो मुख्यमंत्री है वो बहुत बड़ा पद हम नहीं कह सकते दूसरे राज्यों की तुलना में, क्योंकि वो केंद्र है, वहां पर जितने भी काम होते हैं सर, ये तो बहुत लाजमी सी बात है। केंद्र भी है, केंद्र शासित भी है, लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है ना कि एक ही ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी अपनी पकड़ नहीं बना पाती है। मैं ये बात बोल रही हूँ राजेंद्र जी, क्योंकि वो केंद्र है, ये बात सबको पता है। वहां पे जो दूसरे फैसले होते हैं केंद्र की तरफ से होते हैं, क्योंकि ये बहुत लाजमी सी बात है, यूटी है वो। लेकिन फिर भी एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर लंबे समय से बीजेपी अपनी पकड़ नहीं बना पाई। बिल्कुल, उसका कारण ये है, पहले भी शीला दीक्षित जी वहां पर रही है, जब कांग्रेस की मुख्यमंत्री रही है, तो दिल्ली में जो एक्सेप्टेशंस है लोगों के, जनता के, वो कहीं ना कहीं पूरे करने में भारतीय जनता पार्टी सफल नहीं रही है, ऐसा प्रतीत होता है। और इसीलिए जो है वहां दूसरी पार्टियों की सरकारें अभी तक बनती रही है। लेकिन इस बार जो बीजेपी ने ठान लिया है कि हम दिल्ली पर कब्जा करके रहेंगे, और उसी हिसाब से उसने अपना प्रचार किया है, और प्रतिष्ठा का प्रश्न बना करके पूरी शक्ति उसमें झोंक दी है दिल्ली में। तो इसलिए ये लग रहा है कि दिल्ली में इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में, लेकिन आप तो बिल्कुल राजेंद्र जी बता रहे हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि रुझान जब शुरू होने वाले थे उससे पहले ही आम आदमी पार्टी से केजरीवाल और आतिशी ने बोल दिया था कि 15-15 करोड़ रुपए में हमारे जितने भी विधायक हैं उनको खरीदा जा रहा है। लेकिन कौन से विधायक अभी तक ये नहीं बताया। अब कौन से विधायक कहां से जीते हैं ये तो पता नहीं लगा, लेकिन रेट लग चुके हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता भी मौजूद है, रमाकांत, उनसे भी मैं बातचीत कर लेती हूँ। सर, नाम नहीं बता पा रहे हैं, विधायक जीते भी नहीं है, रेट कार्ड पहले से डिसाइड हो चुका है। ऐसा ना हो कि आप लोग अगर हार भी जाते तो भी कहते हैं कि विधायक खरीद लिए गए थे, ऐसा तो नहीं हो जाएगा ना?
देखिए, पूरे देश में कौन सी पार्टी विधायकों को खरीदती है, हाँ। ये किसी से छिपा नहीं है। तो सिर्फ ये वही कोई नई पार्टी बात क्यों नहीं खरीद है, पा अभी रही है, महाराष्ट्र बाकी में पार्टियां हमने बिक देखा क्यों था। जाती हैं? क्यों उस पार्टी का नेता का कोई नहीं बिक पाता है? वो ज्यादा लोग ईमानदार हैं क्या? अरे आप गजब बात कर रहे हैं। ये आपने नहीं देखा मध्य प्रदेश में कैसे सरकार गिराई गई थी, कैसे विधायकों को खरीदा गया था 30-30, नहीं 35-35 सर, खरीदा करोड़ गया था रुपए नहीं में। देखा मैंने। महाराष्ट्र में कैसे- नहीं सर, किसी मीडिया चैनल ने खरीदा गया नहीं देखा था, सरकार गिरी थी देखा था। तो क्या कौन सा मंत्र, कौन सी रामायण की कौन सी चौपाई? ये तो कांग्रेस वाले बता पाएंगे, ये चौपाई कौन सी चली थी कि सुंदरकांड चला था, ये तो कांग्रेस वाले बता पाएंगे। मीडिया के साथ ही अगर इस बार की बात, इस प्रकार की बात करें हाँ। कि किसी ने नहीं देखा था कि खरीदा नहीं था, खरीदा तो- कैसे देखेंगे तो सर? क्या इसका क्या मतलब नहीं कि नहीं कैसे, खरीदा आप नहीं क्या था? बात कर रहे हैं सर? कैसे देखेंगे खरीदा गया था? हम थोड़ी ना वहां पर बैठे हुए थे, कोई मीडिया चैनल को बिठा के थोड़ी वहां पर रेट कार्ड डिसाइड होता है। ये तो कांग्रेस वाले साथ में बैठे हैं, वही बताएंगे कि बिके थे कि नहीं बिके थे, या बीजेपी वाले बताएंगे खरीदे थे कि नहीं खरीदे थे। अरे तो पूरे देश में क्यों भारतीय जनता पार्टी में लोग जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? वो पहले आइडियोलॉजी भाजपा आरोप लगाती है। सर, जितने भी आपने- लोग वहां पर जाते मेरी बात हैं, सुनिए। आम आदमी पार्टी से भी तो दिल्ली में देखा है ना कितने लोग वहां पे गए, वो कहते हैं भाई हम बहुत खुश हैं बीजेपी की आइडियोलॉजी से, विकसित भारत 2047 बनने वाला है और उस विकसित भारत का साथ हम लोग दूसरी पार्टी से निकल कर देने चाहते हैं। ये है सर आप लोगों का जवाब। आपकी पार्टी से भी ये कितने लोग कैसा- बीजेपी में गए, कैसा यही तो जवाब विकसित देते हैं। भारत है? ये कैसा विकसित भारत है? आप बतलाइए कि देश की तमाम संपत्ति 1% लोगों के पास में है, ये विकसित भारत हो गया? हाँ। ये तो विकसित पूंजीपति हैं। देश की असल जनता तो आज भी 2 वक्त के रोटी के लिए जो है ना तड़प रही है। ये सच्चाई है। रोजगार के लिए लोग तड़प रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, लोगों की कैसी शादियां बातें नहीं कर रहे हैं हो सर? 2 वक्त की रोटी के लिए तड़प रहे हैं, क्या 80 बात कर रहे हैं करोड़ भाई? लोगों को राशन जा रहा है, आप रोटी के लिए तड़प रहे हैं सर? तो राशन से काम चल जाएगा? हाँ। राशन से काम चल जाएगा? आप बताइए। यही हुआ था, यही वादा हुआ था कि अच्छे दिन आएंगे, मतलब 80 करोड़ लोगों को केवल रोजगार, राशन के भरोसे जिंदा रखेंगे आप, उनको केवल रोटी दे दो, हो गई उनकी जिंदगी। ऐसी जिंदगी जिएंगे बाकी लोग? ऐसी जिंदगी जिएंगे कि केवल राशन? अरे रोजगार की व्यवस्था कौन करेगा? 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात हुई थी, क्यों उस बात पे चर्चा नहीं करते हैं? क्यों इस बात पे चर्चा नहीं करते हैं कि काला धन लाएंगे? क्यों इस बात पे चर्चा नहीं करते हैं कि देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाएंगे? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का पैसा किसके पास जा रहा है? इनके 2-4 मित्रों के पास ही तो जा रहा है। देश की जनता को 140 करोड़ लोगों को क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो मैं जहां तक समझता हूं, दिल्ली देश की के लोग जनता ये को दिया सारी था, चीजें- आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को दिया था ना। मैं सर खुद दिल्ली से हूं, मैं बता रही हूँ, मैं खुद दिल्ली की रहने वाली हूँ और खुद दिल्ली में वहां पर देखते भी हूँ आम आदमी पार्टी का यहाँ काम। लेकिन आपसे यही जानना चाहती हूँ, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को दिया था? बिल्कुल हम तो इस कर बार रहे हैं। आएगी आम आदमी पार्टी की सरकार? नहीं आएगी, क्योंकि जो शुरुआती रुझान है आपको बता दूं 50 पर बीजेपी और 19 पर यहाँ पर अभी आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही है। देखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। अभी तो केवल जो है ना बैलेट पेपर की काउंटिंग हो रही है। नहीं सर, हो गई है। 1% मतदाताओं का भी इसमें निर्णय नहीं है। तो अच्छा। 1% भी जो नहीं है, आधा % वोटों की काउंटिंग में आप ऐसे जो है ना परसेप्शन तैयार मत परसेप्शन करिए। मैंने अभी आप देखते परसेप्शन नहीं जाइए। बनाया, मैंने आपको पूछा है। नहीं ऐसे नहीं, शुरुआती रुझान पहले से ही मैं बात बोल रही हूँ और मैंने कहा कि इस तरह की तस्वीर दिखाई दे रही है, मैंने परसेप्शन नहीं बनाया सर। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, आप निश्चिंत रहें। हमें दिल्ली के लोगों पे पूरा भरोसा है, उनके जनादेश पे पूरा भरोसा है। ठीक है, आपको यानी मैं दिल्ली से, मैंने आपको बता दिया तो आपने कहा मुझ पर भरोसा है आपको, है? निश्चित तौर पे पूरा भरोसा है, आम आदमी पार्टी की मजबूत सरकार बनने वाली है। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अनिल सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। अनिल सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे? जिनको भ्रष्ट कह रहे हैं, फिलहाल तो साथ में भी लेकर घूम रहे हैं, लेकिन भ्रष्ट कह रहे हैं सरकार उनकी बन रही है। देखिए, मैंने ये बात रखी थी आहना जी कि आपका उदय कैसे हुआ और वो मूल्य कहां गए, वो लक्ष्य कहां गए, और उस पर अब बात क्यों नहीं की जाती है। दूसरी बात देखिए कि आपने कहा कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। क्या ऐसे आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा? जिस देश के पास विश्व का सबसे ज्यादा युवा है, जैसे चाइना के पास जब सबसे ज्यादा युवा आबादी थी तो 10% का उसकी विकास दर थी, आज हिंदुस्तान की आप विकास दर देखिए 8 से 6% पर आ गई। तो सबसे ज्यादा युवा जिसके पास है, पूरा विश्व जिसकी ओर देख रहा है कि आप सबसे बड़ी यूथ आबादी है, और निश्चित रूप से हिंदुस्तान की जो विकास दर है वो लगातार 8% है, 10% की ओर जाएगी। लेकिन वो कौन सा खेल चल रहा है? और आपने कहा विधायक कैसे खरीदे जाते हैं, एक ही व्यक्ति क्यों खरीदता है, एक ही पार्टी क्यों खरीदती है? बहुत स्पष्ट देखिए, 2-3 उद्योगपतियों के लिए नीति बनती है, उन उद्योगपतियों का धन एकदम तूफान की रफ्तार से बढ़ता है, जितना विश्व में शायद किसी उद्योगपति का ना बढ़ता हो। फिर उन उद्योगपतियों
पैसों से लगातार विधायकों की खरीद फरोख्त, डेमोक्रेसी को खत्म करने का खेल खेला जाता है। आप एक चीज और देखिएगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद जो इलेक्टोरल बॉन्ड चंदे का जो खेल खुला, उसमें स्पष्ट था कि ईडी सीबीआई एक दिन छापा मार रहे हैं, दूसरे दिन 200-300 करोड़ का चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। ऐसा तो हम लोग डी कंपनी के बारे में सुनते थे कि गन लेके उनके गुर्गे जाते हैं और चंदा वसूली करते हैं। क्या लोकतंत्र के मायने अब ये बचे हैं? ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। देखिए आना जी, हम लोग लगभग 50-60 साल अनिल सिंह जी, आप तो इस चीज को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रही है कांग्रेस कि देखिए कहीं तो गलतियां पार्टी के अंदर हो रही हैं, कहीं तो नेतृत्व की गलतियां हैं, तभी राज्य में ये गड़बड़ी हो रही है। एक दूसरा, यहाँ पर आपकी पार्टी को जब मौका जनता देती है तो वो लोग भी तो दल बदल लेते हैं, तो गलतियां वहां पर भी तो हैं। हमेशा ये बोला जाता है ना कि जितने भी गद्दार होते हैं वो सामने वाली पार्टी में रखने चाहिए और जितने अपने होते हैं वो यहाँ रखने चाहिए। ये ऐसा दिक्कत तो फिर भी आ रही है ना। आना जी, देखिए इसमें नेतृत्व का सवाल नहीं, सवाल मूल्यों का है। हम कभी भी अपने मूल्यों से परे नहीं जा सकते। दूसरी बात देखिए, जो बिक जाते हैं या दबाव में आ जाते हैं, जिसकी जब आप बात करेंगे तो आप इंदौर का उदाहरण देखिए। इंदौर में कांग्रेस का जो कैंडिडेट था, 2005 के एक मामले में, 20 साल पुराने मामले में उनके पिता और उन पर छोटे से झगड़े में 307 की धारा लगाई जाती है। उसके बाद वो बड़े उद्योगपति हैं और भाजपा ज्वाइन करते हैं, वो अपना नाम वापस ले लेते हैं। उसके बाद वो धारा विलुप्त हो जाती है, कार्रवाई विलुप्त हो जाती है। एक अपडेट मैं आपको यहाँ पर रोक कर देना चाहूंगी। दिल्ली में अगर इलेक्शन कमीशन की बात करें तो 28% बीजेपी के पास है और वहीं पर सीटें अगर बात करूं तो 9 सीटें आम आदमी पार्टी के पास है और अभी तक 70 सीटों के रुझान आ चुके हैं और उन रुझानों में बीजेपी की लहर देखने को मिल रही है। भारी बहुमत यहां पर बीजेपी को देखने को मिल रहा है। 48 सीटें बताया जा रहा है कि बीजेपी के पास हो सकती हैं, लेकिन चूंकि रमाकांत जी ये बोल भी रहे हैं लगातार ये शुरुआती रुझान है, इस पर हम कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे। फाइनल रिजल्ट आएगा तभी बोलेंगे। शुरुआती रुझान की जानकारी बस मैं एक अपडेट आप लोगों को दे रही हूं। जी अनिल जी। जी देखिए, अभी मेरा यह मानना है कि लगभग 15% मत गिने जा चुके होंगे और शुरुआती रुझान आप बता रही हैं, ठीक है, परिणाम बदलते भी हैं। सवाल इसका है देखिए कि अभी जिस तरह से डेमोक्रेसी को प्रभावित किया जा रहा है, मैं उसका एक उदाहरण आपको दे रहा था कि सामाजिक रूप से जो मजबूत लोग हैं, जातिगत रूप से जो लोग प्रमुख लोग हैं, उनको प्रभावित करने का खेल किया जा रहा है। इसी कारण आपके एग्जिट पोल फेल होते हैं, दबाव की राजनीति की जा रही है, डेमोक्रेसी को प्रभावित किया जा रहा है। ये खेल कभी हिंदुस्तान में, मैं कहता हूं छोटे मोटे स्तर पर भले हुआ हो, लेकिन इतने बड़े व्यापक स्तर पर इस तरह से कभी दूषित राजनीति नहीं हुई। मैंने पहले भी कहा कि आप देख लीजिए पूरे हिंदुस्तान का जो सिनेरियो है, ठीक है, आपने खरीद फरोख्त नहीं होते देखा होगा और खरीद फरोख्त आपके सामने की भी कैसे जाएगी बताइए? नहीं तो एशियन न्यूज निश्चित रूप से इसका खुलासा कर देगा, जनता के बीच इनका सच आ जाएगा। सवाल यह है कि ऐसे गुनाह करने वाले पर्दा जरूर रखते हैं, लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है और निश्चित रूप से भी इनको बहुमत भी मिल रहा है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि आजादी के पहले हमको एक लड़ाई लड़नी पड़ी और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन आते आते पूरा देश जागृत हुआ और अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। तो देखिए, इस देश में डिवाइड एंड रूल या इस तरह की कुत्सित राजनीति करने वाले, दूषित राजनीति करने वाले, थोड़ा समय लगता है। देश की जनता समझती है कि हाँ, अब डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन बचाना है तो अब इनको रोकना होगा। यही हाल अभी चुनावों में, लोकसभा चुनावों में हुआ। जो ये बैसाखी पर आए, इनका हर जगह षड्यंत्र नहीं चला। इतने ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट, सबको प्रभावित करने के बाद भी आप देखिए भाजपा बैसाखियों पर आ गई और अब आप देखिएगा इनका षड्यंत्र खुल रहा है और ये निश्चित रूप से बाहर हो जाएंगे। दिल्ली एक छोटा सा स्टेट है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने वहां मतदाताओं को या जिनके पास बल्क में मतदाता हैं उनको प्रभावित करने का काम किया होगा। इस बात से मैं सहमत हूं। बहुत इल्जाम आप लगा रहे हैं। हमारे साथ श्री चंद्र सुंदरानी जी भी जुड़ चुके हैं, पूर्व विधायक हैं बीजेपी से, उनसे बातचीत भी एक बार कर लेते हैं। लगता है देश की राजधानी में इस बार कमल खिल जाएगा? श्री चंद्र जी। निश्चित रूप से देश की राजधानी में कमल खिल चुका है। हम करीब 50 सीटें जीतने की स्थिति में हैं और जीतने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इनके बड़े बड़े दिग्गज जो थे, मुख्यमंत्री चुनाव हार रही हैं, केजरीवाल जी चुनाव हार रहे हैं, मनीष सिसोदिया जी चुनाव हार रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में कहीं न कहीं जो भारतीय जनता पार्टी को जनता ने स्वीकार किया, जनता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता ने दिया और यह बता दिया कि देश में एकमात्र पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो देश का विकास कर सकती है, दिल्ली का विकास कर सकती है। दिल्ली में 10 साल केजरीवाल जी की सरकार ने बेइंतहा लूटा है, भ्रष्टाचार का आलम था वहाँ पे, आम आदमी त्रस्त था।
मध्यम वर्गीय परिवारों को बहुत तकलीफ थी। कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी ने झुग्गी बस्ती में रहने वाले मतदाताओं को तो ध्यान देना भी चाहिए था, लेकिन मध्यम वर्गीय लोगों को छोड़ दिया था। लेकिन अगर पीछे कुछ देखें ना सर, अगर श्री चंद्र जी पीछे देखें तो लंबे समय से चूंकि आम आदमी पार्टी की सरकार रही है, झाड़ू हमेशा जीतता रहा है, लेकिन इस बार बहुत खराब परफॉर्मेंस यहां पर देखने को मिल रही है। क्योंकि महज 21 सीटें अभी आम आदमी पार्टी, शुरुआती रुझान है मैं मान रही हूं, लेकिन 21 सीटें अभी तक आम आदमी पार्टी के पास दिख रही है, लेकिन 70 सीटों के रुझान भी आ चुके हैं। जी, निश्चित रूप 70 सीटों के रुझान में ये 21 सीटें भी कायम नहीं रख पाएंगे। जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ेगी, इनकी संख्या 15 के आसपास रह जाएगी। लेकिन अब ठीक है, मैंने आपको मान लिया, आप कह रहे हैं कि भाई ये 15 के पास इनकी रह जाएगी। क्या लगता है इस बार आम आदमी पार्टी ने कहाँ गलती कर दी, या ओवर कॉन्फिडेंस था? देखिए, बड़ बोलापन, कहीं न कहीं ओवर एक्टिंग जो केजरीवाल जी करते हैं, अपने आप को ईमानदार बताने की कोशिश करते हैं। जितने घोटाले हुए स्वयं केजरीवाल जी जेल के शिकंजों में गए। एक अपडेट आपको यहाँ पर देना चाहूंगी, इलेक्शन कमीशन के रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिल चुकी है। इलेक्शन कमीशन के रुझान में आपको बता रही हूँ, उसी के साथ साथ चुनाव आयोग के रुझानों के हिसाब से बीजेपी 36 सीटों पर आगे है। यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे आप श्री चंद्र जी? ये सीटें और बढ़ेगी। ये सीटें अभी और बढ़ेंगी, लगता है इस बार कमल खिला देंगे निश्चित रूप से। क्योंकि हमारे साथ सर आप ये तमाम जानकारियां तो दे रही है, लेकिन एक बार ये भी बता दीजिए कि क्या गलतियां पीछे हो रही थी जो बीजेपी ने सुधार ली और दिल्ली की जनता ने एक्सेप्ट कर लिया, भाई कमल खिला दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से काम किया है केंद्र में, जनता का विश्वास हासिल किया है, जनता की कसौटी पे खरा उतरने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है। निश्चित रूप से जनता का विश्वास अब भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस भी पूरी तरह से साफ हो रही है। आप पार्टी 15 सीटों में सिमट के रह जाएगी। क्योंकि हमारे साथ यहाँ पर अनिल सिंह जी, कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। अनिल सिंह जी वो कह रहे हैं कांग्रेस के ऊपर भी सर मैं आपसे रिमार्क चाहूंगी, तभी मैं जाऊंगी अनिल सिंह जी के पास। कांग्रेस के लिए क्या कहना चाहेंगे? खाता खोल दिया सर इस बारी, वो कह रहे हैं बेशक हम पीछे थे लेकिन वोट प्रतिशत बढ़ चुका है, 1 से हम लोग 5 पे आ गए हैं। श्री चंद जी आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ जी। मैं कह रही हूँ आपसे कांग्रेस पर भी रिमार्क चाहूंगी। नहीं, कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया होगा। फिर जिस प्रकार शून्य से शून्य ही रहेंगे। अभी उनके 3 उम्मीदवार निश्चित रूप से आगे चल रहे हैं, लेकिन वे 0 पे ही रहेंगे। ठीक है। हमारे साथ कांग्रेस से ही प्रवक्ता अनिल सिंह जी जुड़े हुए। अनिल सिंह जी सर कह रहे हैं कि भाई आप फिर से 0 पर आ जाएंगे, शुरुआती रुझान थोड़ी देर में देखिएगा ये फिर पीछे हो जाएंगे और फिर 0, फिर खाता नहीं खोलेगी कांग्रेस। देखिए, हम लोग 5 से 7% में पहले थे और इस बार वो 3 से 4 गुना बढ़ेगा। लगभग 20% हमको मत मिलेंगे। आप देखिएगा परिणाम। मैं सीटों पे टिप्पणी नहीं करूंगा। सीटों पे क्यों टिप्पणी नहीं करेंगे सर? सीटों पे क्यों टिप्पणी नहीं करेंगे? सिर्फ प्रतिशत पे क्यों रहेंगे? देखिए, सीटों का खेल ये है हाना जी, वो आप विश्लेषक लोग बताइएगा। अभी 3 सीटों पर हम आगे चल रहे हैं। मेरा ये मानना है कि अभी और कुछ सीटें बढ़ेंगी। नहीं सर, महज 1 सीट पर आगे चल रहे हैं। मैं एक अपडेट आपको दे दूं एशियन न्यूज के माध्यम से, महज 1 सीट पर आप लोग आगे चल रहे हैं। देखिए, मैंने कुछ और जो अपडेट्स देखी हैं उसमें लगभग 3 सीटों पे आगे थे हम। हो सकता है अभी श्रीचंद सुंदरानी जी भी ने यही बात कही, हो सकता है मैंने इसीलिए कहा आपको कि ये अभी आगे पीछे का खेल चलता रहेगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात देखिए, वोट प्रतिशत होता है कि जनता का कितना प्रतिशत आपको मिल रहा है। तो मैं सीटों के कैलकुलेशन पे नहीं जाके सीधा ये बात आपको कह रहा हूं कि 5 से 7% वोट हमको 7% लगभग पिछली बार मिले थे। इस बार लगभग 3 से 4 गुना वोट प्रतिशत हमारा बढ़ेगा। और आपको ये मैं बताना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जितने हथकंडे अपना ले, हम डेमोक्रेटिक मूल्यों को नहीं छोड़ेंगे और उसी पर काम करेंगे। श्रीचंद जी आपको एक अपडेट दे दूं, आप लगातार बोल रहे थे केजरीवाल पीछे हो चुके हैं, लेकिन अब ये ताजा अपडेट आपको एशियन न्यूज के माध्यम से श्रीचंद जी मैं आपको दे दूं, केजरीवाल आगे हो चुके हैं नई दिल्ली सीट से। ये चलेगा, उतार चढ़ाव चलेगा, लेकिन अंततः केजरीवाल की चुनाव हार जाएंगे। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी के जो प्रवेश शर्मा है केजरीवाल के लिए टफ कॉम्पिटिटर है? जी, निश्चित रूप से है। लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने क्या गलतियां कर दी कि यहाँ पर झाड़ू नहीं चला है देश की राजधानी में इस बार? अरे, इन्होंने जनता की जेब पे झाड़ू चला दिया है। कहीं पे भी मध्यम वर्गीय लोगों के लिए कोई सुविधाएं नहीं थी।
आम मतदाता मध्यम वर्गीय लोगों वर्ग से आता है। मध्यम वर्गीयों के लिए मोदी जी की सरकार ने 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स में छूट दी। प्रति परिवार को 1 लाख रुपए सालाना की बचत का बजट दिया। निश्चित रूप से जनता मोदी जी से खुश है। जनता 5 किलो अनाज 5 साल से देश की जनता को दे रहे हैं मोदी जी मुफ्त में। श्रीचंद जी, हमारे साथ थोड़ी देर पहले ना आम आदमी पार्टी के नेता जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा था कि बीजेपी करती क्या है, यहाँ पर हमारे सांसदों को खरीदती है, हमारे विधायकों को खरीदती है, रेट कार्ड डिसाइड करती है, राशन देना एकमात्र यहाँ पर काम नहीं होता है कि सिर्फ राशन दे दिया, रोजगार भी देना होता है। बीजेपी यहाँ पर देश की राजधानी में जरूर इस बार भी हार जाएगी। ये दुर्भाग्य है कांग्रेस आम आदमी पार्टी का कि उनको लगता है कि उनके लोग खरीदे जाते हैं। मतलब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बिकाऊ हैं क्या? टिकाऊ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता तो बिकता नहीं है। हाँ। या कांग्रेस अगर ये आरोप लगाए तो कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के लोग बिकते हैं क्या? ये तो अपने लोगों को संभाल। लेकिन बीजेपी पर तो एक आरोप देश की राजधानी से ये भी लग चुका है ना सर, क्योंकि केजरीवाल और आतिशी ने खुद ये वाली बात बोली है कि 15-15 करोड़ रुपए का रेट लगा है, लेकिन किस विधायक पे लगा है अभी रिजल्ट आए नहीं है, ये नहीं बताया किस विधायक पे, लेकिन बीजेपी ने रेट कार्ड डिसाइड कर दिया है। देखिए, ये तो सिर्फ आरोप के लिए आरोप लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी जनबल वाली पार्टी है। जनता के सहयोग से चुनाव लड़ती है, जनता के सहयोग से जीतती है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर कोई आता है तो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन ये लोग आरोप लगाते हैं कि हमने धन के लालच में लाया है, जबकि वो नीतियों से प्रभावित होकर आते हैं भारतीय जनता पार्टी से। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जो नीतियां हैं उनसे प्रभावित होकर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पास आते हैं। हमारे साथ क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक राजेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर ओखला से बीजेपी 2200 वोट अगर देखा जाए तो आगे है, कालकाजी से आतिशी अभी भी पीछे चल रही है। आतिशी चूंकि मुख्यमंत्री है, कालकाजी में बहुत पसंदीदा चेहरा भी है लोगों का, लेकिन अब वो पीछे हो चुकी है और लंबे समय से आतिशी जीतती भी आई है कालकाजी की सीट। देखिए, अभी मैं यदि बात करूं, ये जो खरीद फरोख्त की बात हो रही है, हाँ। तो खरीदने वाले यदि तैयार हैं तो बिकने वाले क्यों तैयार हैं? कहीं पर भी देखो आप, किसी भी दल में जब 15-15 करोड़ की इन्होंने बात की है आपने कि हम इतने रेट लग चुके हैं, तो जो खरीदने वाला है मत बिको। आपको कौन ने प्रेशर डाल रखा है कि आप बिक जाए? वो बताते हैं ना, ईडी सीबीआई का प्रेशर हो जाता है, जाना पड़ता है 15 करोड़ रुपए लेकर। 15 करोड़ भी ले लें और ईडी सीबीआई से आप मुक्ति पा लें, तो ये जो कल्चर की बात कर रहे हैं, तो इस कल्चर के विरुद्ध तो देश की सारी पार्टियों को खड़े हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रही है। वहां भी गठबंधनों में टूट आ जाती है। तो ये जो बात है खरीद फरोख्त की, ये और भ्रष्टाचार की, तो भ्रष्टाचार के मामले में तो ये स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि देश का कोई भी राज्य इससे अछूता नहीं है। हाँ। कहां पर भ्रष्टाचार आज है नहीं है, ये बताइए आप। तो इस पे तो बात करना तो बेमानी होगी। तो लेकिन आपको एक बार यहाँ पर रोकूंगी। आपको मैं बता दूं, ओखला की सीट, चूंकि यहाँ पर ज्यादा मुस्लिम रहते हैं, ओखला की सीट पर बीजेपी वहां से 2200 मतों से आगे अमानुल्लाह खान चूंकि आम आदमी पार्टी से वहां पर खड़े भी हुए हैं, तो वो यहाँ पर पीछे हो चुके हैं। कालकाजी में पहले राउंड में अगर बात करें तो 149 सीटों पर देखे जाए तो रमेश बिधूड़ी, मतलब मतों पर देखे जाए रमेश बिधूड़ी आगे हो चुके हैं कालकाजी सीट से। जंगपुरा से सिसोदिया 1800 सीट से आगे चल रहे हैं, माफ कीजिएगा मतों से आगे चल रहे हैं। और ये पहली बार है जब केजरीवाल और सिसोदिया आगे हुए हैं। बीजेपी लगातार रुझानों में आगे चल रही थी, अब पहली बार केजरीवाल और सिसोदिया आगे हुए हैं। देखिए, ये संख्या जो है, जब तक आपका गणना चलती रहेगी, हाँ। तब तक ये संख्या ऊपर नीचे होती रहेगी। और जो शुरुआत में जो वोट गिने जाते हैं, वो मेरे ख्याल से जो डाक मतपत्र हैं उनकी गिनती होती है। उसके आधार पर रुझान आगे की मानसिकता बनती है कि हम क्या करेंगे, क्या नहीं होगा। तो ये कहना अभी वैसे भी सभी लोगों का है कि जब आगे मतगणना का परिणाम आएगा तभी सारा सिनेरियो जो है वो सामने आएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात और कहना है कि जैसा कि कांग्रेस के
हमारे मित्र जो बोल रहे हैं वहां पर कि हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है, और सीट की हम बात नहीं करते, लोकतंत्र की बात करते हैं। तो वोट प्रतिशत बढ़ना कोई आज के समय में तो संख्या मानी जाती है, वोट प्रतिशत को कौन देख रहा है? आपके जो लोग कितने जीत के आते हैं वो मतलब माने रखेगा। आपकी आवाज ही यदि विधानसभा में नहीं रहेगी तो आपकी पार्टी का वहां अस्तित्व क्या है? विधानसभा के बाहर तो सर आवाज रहती है। चूंकि वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए। शुक्रिया आपका, क्योंकि आप यहाँ पर अपने अपने दलों क्या बातें भी रख रहे थे और बता भी रहे थे कौन जीतेगा कौन हारेगा और किसने यहाँ पर कितने वादे किए वो पूरे कर पाएगी कि नहीं।